हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी बायोसिक्योरिटी फाइल को खोलने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपको समझ आएगा कि कैसे एक माइक्रोस्कोपिक वायरस जो आंखों से दिखता भी नहीं है, वो दुनिया की सबसे बड़ी डिप्लोमेसीज को एक झटके में रोक के रख सकता है। हम बात कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स इन द शैडो ऑफ इबोला की। लेट्स सी इबोला क्या है, कैसे इसके वेरिएंट्स है, क्या क्या हो सकता है, इन सब चीजों के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। सोचो, एक तरफ हमारे देश की राजधानी न्यू दिल्ली में दुनिया का एक बहुत बड़ा समिट होने वाला है, दैट इज फोर्थ इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। इसमें 55 से ज्यादा अफ्रीकन देशों के बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भारत आने वाले थे। डेट फिक्स थी मई 28 से 31 तक। पूरी दिल्ली सजी हुई थी, लेकिन अचानक पर्दे के पीछे कुछ ऐसा होता है कि भारत सरकार एक सडन अनाउंसमेंट करती है, समिट को अभी के लिए रोक दिया जाए। पूरी दुनिया हैरान हो गई। ऐसा क्या हुआ? डब्ल्यूएचओ ने सेंट्रल अफ्रीका के एक देश डीआरसी, दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत ने अपनी बायोलॉजिकल सिक्योरिटी, यानी अपने लोगों की जान को ऊपर रखा और इतने बड़े इंटरनेशनल समिट को दांव पर लगा दिया। वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। ठीक है? तो देखो, समिट तो रुक गया, पर अब हमेशा की तरह एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सम्मेलन को रोकने से भारत और अफ्रीका को क्या नुकसान हुआ होगा, और भारत सरकार ने इतना बड़ा रिस्क लिया तो लिया क्यों? चलिए, अब हम चलते हैं इसके स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन पर। देखो, अब आप अपनी स्क्रीन पर इस पेज को ध्यान से देखो। यहाँ पे दो फाइल्स है, दो पलड़े मैं बोलूँ तो। एक तरफ है डिप्लोमेटिक कॉस्ट और दूसरी तरफ है हेल्थ इम्पेरेटिव। ठीक है, पहले नुकसान को समझते हैं। भारत के लिए समिट बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि पिछले क्योंकि पिछले समिट जो 2008 और 2015 में न्यू दिल्ली में हुए थे, उन्होंने भारत और अफ्रीका के बीच बायलैटरल ट्रेड और कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट को बहुत बढ़ा दिया था। भारत पूरे ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है और उसके लिए अफ्रीका का साथ बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सारा उसका डिप्लोमेटिक कॉस्ट है। फिर दूसरी तरफ है हेल्थ इम्पेरेटिव, यानी कि अगर 55 अफ्रीकन देशों के हजारों डेलीगेट्स न्यू दिल्ली आते तो उनके साथ इस खतरनाक वायरस के भारत में आने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। अगर एक भी केस इंडिया में एंटर कर जाता तो हमारी लगभग 140 करोड़ की आबादी में तबाही मच सकती थी। इसलिए भारत ने एक बहुत बड़ा और बोल्ड फैसला लिया कि इंडिया एक्सप्लिसिटली एलिवेटेड बायोलॉजिकल सिक्योरिटी ओवर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। यानी पैसा और व्यापार बाद में, पहले हमारे देश के नागरिकों की जान है। देश ने जान को चुन लिया, लेकिन अब हमें उस दुश्मन को देखना होगा जिसके डर से ये सब हुआ। ये बीमारी अचानक कहाँ फैली और इसके नंबर्स इतने डरावने क्यों हैं? चलिए चलते हैं सीधे इसके एपिक सेंटर, यानी अचानक शुरू हुए इस दुश्मन के घर पर। अब इस पूरे पेज पर दिए गए डेटा और मैप को बहुत ध्यान से देखिए बच्चों। इस खतरनाक दुश्मन का एपिक सेंटर है सेंट्रल अफ्रीका। सेंट्रल अफ्रीका में भी क्या, सेंट्रल अफ्रीका में डीआरसी का इटूरी प्रोविंस। ठीक है, इटूरी प्रोविंस, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के मुताबिक रातों रात वहां पर 600 से ज्यादा केसेस सामने आए और 136 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है। ये लोकलाइज क्राइसिस इतनी तेजी से बढ़ा है कि डब्ल्यूएचओ को पैंडेमिक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ की जमीनी हकीकत है। ठीक है, जो मैं आपको अगले पेज पे बताती हूँ। तो सबसे पहले ये है कि इबोला वायरस की खासियत होती है, ये हाई पोस्टमार्टम वायरल लोड है। इसका मतलब ये है कि जब कोई मरीज मर जाता है तो उसकी मौत के बाद उसकी बॉडी में वायरस और भी ज्यादा एक्टिव और इन्फेक्शियस हो जाता है। अब वहां की लोकल ट्रेडिशन के मुताबिक कि जो उनका फ्यूनरल राइट्स है, में बॉडी को छुआ जाता है, नहलाया जाता है। लेकिन मेडिकल रूल्स के मुताबिक क्या है कि अगर किसी ने बॉडी को छुआ तो उसे भी इबोला हो जाएगा। इसलिए वहां की पुलिस और हेल्थ अथॉरिटीज ने मैंडेटरी डायरेक्ट बूरियल शुरू कर दिए, यानी बिना परिवार को सौंपे बॉडी को सीधा दफना देना। इससे वहां के लोगों में क्या हुआ कि कल्चरल डिसइनफ्रेंचाइजमेंट पैदा हो गई, यानी कि उनमें गुस्सा और दुख आ गया।
उन्हें उन्हें लगा कि सरकार उनके धर्म और संस्कार का अपमान कर रही है। इसका नतीजा क्या हुआ? सोशल अनरेस्ट और कैंप अटैक्स। गुस्से में लोगों ने मेडिकल कैंप्स को आग लगा दी, जिसकी वजह से बीमारी को रोकना और भी नामुमकिन हो गया। तो दोस्तों, एक तरफ लोग गुस्से में हैं और बीमारी फैल रही है, लेकिन मेडिकल साइंस इस वायरस के बारे में क्या कहती है? ये आम वायरस से अलग क्यों है और इसका नया रूप कितना खतरनाक, डेंजरस है? चलिए अब हम इस पैथोजन का असली चेहरा देखते हैं। बच्चों, अब अपनी स्क्रीन पर इस माइक्रोस्कोपिक सेल स्ट्रक्चर को देखो। ये जो स्लेट ग्रे रंग का फिलोवायरस दिख रहा है, ये है इबोला का सबसे खतरनाक और नया वेरिएंट, दैट इज बूंदीबुगियो वेरिएंट। ये जो वायरस है ये बहुत ही अजीब है। ठीक है, जब तक ये किसी बॉडी के बाहर है ये एक मरे हुए पार्टिकल की तरह इनर्ट रहता है, लेकिन जैसे ही ये हमारी लिविंग सेल्स के मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करता है, ये एक्सप्लोसिवली एक्टिव हो जाता है और हमारे ही सेल्स को यूज करके तेजी से रेप्लिकेट करने लग जाता है। पहले इसका नाम युगांडा के बूंदीबुगियो शहर पर रखा गया था, जहां ये 2007 और 8 में पहली बार मिला था। लेकिन अब डब्ल्यूएचओ ने एक नया रूल बनाया, पैथोजन्स को किसी भी शहर या नदी का नाम नहीं दिया जाएगा, ताकि उस जगह के लोगों पर कोई सोशल स्टिग्मा या बदनामी ना हो। अब सबसे खतरनाक चीज को मैं आपको दिखाती हूँ। इबोला के 3 बड़े स्ट्रेन्स हैं, दैट इज ज़ेरे, सूडान एंड दैट इज बूंदीबुगियो। ज़ेरे के फर्टिलिटी रेट सबसे ज्यादा है, दैट इज 60 to 90%, और उसके लिए हमारे पास वैक्सीन है, दैट इज एरवेबो एंड जेबदेना। ठीक है, लेकिन इस करंट आउटब्रेक का कोई जो स्ट्रेन है, दैट इज बूंदीबुगियो, इसकी फर्टिलिटी रेट है 35 से लेके 60% है। और सबसे बड़ा झटका ये है कि देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर इट, यानी पुरानी कोई भी वैक्सीन इस वेरिएंट पर असर नहीं करेगी। अब जब दवा ही नहीं है तो इससे बचने का एक ही रास्ता है, दैट इज फिजिकल कंटामिनेंट, यानी मरीज को बाकियों से पूरी तरह अलग कर देना। ठीक है, ना कोई दवा ना कोई वैक्सीन, ये तो पुराने लॉकडाउन वाला सीन हो गया। लेकिन बच्चों, ये वायरस अचानक इंसानों के अंदर आया कहाँ से? इसका पूरा ट्रांसमिशन चेन क्या है? चलिए अब हम इस खुफिया चेन का पर्दाफाश करते हैं। तो देखो, अब इस ट्रांसमिशन के चेन को स्टेप बाय स्टेप समझो। स्टेप 1 है इसका असली रिजर्वोयर, यानी कि फ्रूट बैट्स है। अब ये कैसे है? ये बैट्स इस वायरस को अपनी बॉडी में लेकर घूमते हैं, पर इन्हें खुद को कोई बीमारी नहीं होती है। ठीक है, फिर स्टेप 2 है, जब ये बैट्स, ठीक है, पेड़ों पर लगे कोई फल को खाता है या उनका सलाइवा उन फ्रूट्स पे गिर जाता है, तो वो जो फल है वो कंटामिनेट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर स्टेप 3 आता है कि जब ये फल जो है वो कंटामिनेट हो जाते हैं, तो जब कोई जंगली जानवर या कोई इंसान गलती से उस कंटामिनेटेड फल को खा लेता है, तो वायरस जानवरों से इंसानों में ज़ूनोटिक जंप मारता है। और एक बार जब ये एक इंसान में आया, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको मिथ से बचना होगा, एंड क्या क्या मिथ्स है वो मैं भी आपको समझाती हूँ। कि इबोला कोई भी एयरबोर्न नहीं है। ठीक है, इबोला एयरबोर्न नहीं है, ये कोविड-19 या फ्लू की तरह हवा में छींकने से, पास से निकलने से नहीं फैलता है। इसका ट्रांसमिशन तभी होगा जब आप डायरेक्टली मरीज की बॉडीली फ्लूइड्स, जैसे कि उसका ब्लड, वॉमिट, स्वेट या सलाइवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे। इसीलिए क्या होगा कि अनस्टेरलाइज्ड, क्या बोलते हैं, निडल्स, गंदे कपड़े या फ्यूनरल ट्रीट्स में बॉडी को छूना इसका सबसे बड़ा जरिया बनता है। चलो, हमने समझा कि ये हवा से नहीं फैलता है, पर अगर ये किसी के जिस्म में चला जाए तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक मरीज के साथ क्या क्या होता है? चलो देखते हैं इसकी क्लिनिकल प्रोग्रेशन मैप को। जब ये वायरस बॉडी में एंटर मारता है तो ये दो फेजेस में अटैक मारता है। पहला फेज होता है डे 1 से लेके डे 8 तक। मरीज को तेज बुखार आएगा, उसका हेडेक होगा, उसके मसल्स और जॉइंट पेन होंगे, उसको थकान होगी। बट
यहाँ पे क्या होता है ना कि ये है रूटीन फ्लू या मलेरिया जैसा ही लगता है, इसीलिए डॉक्टर्स अक्सर इसकी पहचान इसको पहचान नहीं पाते हैं। दूसरा फेज आता है जो कि क्रिटिकल फेज होता है, दैट इज 8वें दिन से आगे वाले दिन। ये सबसे क्रिटिकल फेज इसीलिए होता है क्योंकि इसमें डायरिया, वॉमिटिंग के साथ साथ मरीज के बॉडी के अंदर और बाहर मतलब खून बहना शुरू हो जाता है। क्योंकि वैक्सीन नहीं है, सर्वाइवल सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि मरीज को कितनी जल्दी आइसोलेट किया गया और उसे डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए आईवी फ्लूइड्स दिए गए। ठीक है, अब देखो दुनिया इस पर, नाउ लेट्स सी कि दुनिया इस पर कैसे रिएक्ट करती है, कैसे हमारे भारत देश है जो इससे कैसे टैकल करेगा, दुनिया ने इसके लिए क्या क्या किया है। जैसे कि WHO ने इसके लिए पैंडेमिक एडवाइजरी जारी की है। ठीक है, तो WHO ने इसे तुरंत पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया ताकि क्रॉस बॉर्डर स्प्रेड को रोका जा सके। दुनिया इसीलिए डरी हुई है क्योंकि 2014 से 16 का जो इबोला आउटब्रेक था उसमें लगभग 11,000 लोगों की मौत हुई थी। यहाँ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी चल रही है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने WHO को क्रिटिसाइज किया है कि उन्होंने एक्शन लेने में देरी की, ठीक वैसे ही जैसे कोविड-19 के वक्त हुआ था। इसीलिए अमेरिका ने डायरेक्टली DRC में एंटर करके 50 ट्रीटमेंट क्लिनिक्स लगाने का प्लेज किया है ताकि वायरस अमेरिकन सॉइल्स तक ना पहुंचे। ग्लोबल लेवल पर तो खिचड़ी पक रही है, लेकिन हमारा प्यारा भारत क्या कर रहा है? भारत ने अपने लोगों को इस बिना वैक्सीन वाली बीमारी से बचाने के लिए कौन सी ढाल बनाई है? चलिए इस चीज को देखते हैं। तो अब अभी इसकी आपको इस स्क्रीन पर फ्रेमवर्क दिख रहे होंगे जिसको हमने बोला है द नेशनल डिफेंस शील्ड। ठीक है, भारत ने इस वायरस के आगे 4 मजबूत दीवारें खड़ी कर रखी है। पहली है डिप्लोमेटिक सिवरेंस, यानी कि जो हमें शुरू में देखा, इंडिया अफ्रीका समिट का प्रिम्पटिव कैंसिलेशन। दूसरा है बॉर्डर स्क्रीनिंग, दिल्ली एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट स्क्रीनिंग एक्टिव कर दी गई है। जो भी मुसाफिर DRC, युगांडा या साउथ सूडान से आ रहा है उनका स्ट्रिक्ट हेल्थ चेकअप हो रहा है। थर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव मोबिलाइजेशन, सेंट्रल हेल्थ सिक्योरिटी देश के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के साथ डायरेक्टली कोऑर्डिनेट कर रही हैं। फोर्थ है मेडिकल रेडीनेस, सारे हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन प्रोटोकॉल्स प्राइम कर दिए गए हैं और ट्रैवल एडवाइजरीज जारी कर दी गई है। अब आते हैं फाइनल सिंथेसिस पर, विजिलेंस विदाउट पैनिक, यानी सतर्कता रखनी है, डरना नहीं है। इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 2014 के पूरे आउटब्रेक में इंडिया में सिर्फ एक सिंगल केस आया था। हमारा डिफेंस सिस्टम रोबस्ट है। लेकिन दोस्तों, एज अ टीचर मैं आपको इसकी असली जड़ बताती हूँ। ठीक है, जो पेज अगले पेज पर लिखी हुई है, देखो ये सारे आउटब्रेक्स चाहे इबोला हो या कोई और, ये डिफॉरेस्टेशन का नतीजा है। ठीक है, समझ आ गया? जंगलों की कटाई का नतीजा है। जब इंसान अपने लालच में इकोलॉजी के अंदर घुसता है तो वाइल्ड लाइफ के साथ कांटेक्ट बढ़ता है और जंगल में सोए हुए डॉर्मेट वायरस हमारे घर तक पहुंच जाते हैं। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी अब सिर्फ मेडिकल नहीं रही है, ये इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इकोलॉजिकल बैलेंस से पूरी तरह जुड़ चुकी है। तो हमने पूरी रिपोर्ट का दिमाग और जड़ दोनों समझ लिया है। अब वक्त आ गया है कि मैं आपको सवाल पूछूं, आप अपने नोट्स में इन चीजों को ऐड करो ताकि आपके एग्जाम में, जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें ये सारी चीजें, ये जो MCQs हैं ये पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल ये है कि जो करंट आउटब्रेक में फैल रहा है बूंदी बुगियो वायरेंट के लिए कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है, ये मुझे बताओ। सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये है कि इबोला वायरस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट मेडिकली करेक्ट है। फर्स्ट ये है कि ये कोविड-19 की तरह हवा में तेजी से फैलता है। दूसरा ये कि ये एयरबोर्न नहीं है बल्कि इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड से डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। थर्ड ये है कि ये सिर्फ मच्छर के काटने से फैलता है। थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है कि WHO के नए रूल्स के मुताबिक किसी नए पैथोजन का नाम किस चीज पर रखना पूरी तरह प्रोहिबिटेड है। आप ये सारे क्वेश्चंस मुझे, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
और इस रिपोर्ट से क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अब तक इबोला वायरस के कितने वेरिएंट्स हैं, ठीक है, उन तीनों वेरिएंट्स के नाम पूछ सकते हैं। फिर ये पूछ सकता है कि किसमें फर्टिलिटी रेट जो है, फर्टिलिटी रेट वो सबसे ज़्यादा है, किसमें सबसे कम है, ठीक है। अभी फिर ये पूछ सकता है कि ये जो सबमिट होने वाला था ये कौन से नंबर का सबमिट है। ये सारी चीज़ें आपके वनडे एग्जाम्स जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, इन सब में पूछी जा सकती है। तो इनको नोट करें। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। सुरक्षित रहिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद।